मेरा नाम अनिता है। मेरी उम्र अब 27 साल है। लेकिन जब मैं 9 साल की थी तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उस समय मैं बहुत मासूम थी। अपने माता पिता की लाडली थी। मेरे 2 बड़े भाई थे और मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। हर तरफ बस खुशियां थीं और किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा तूफान आएगा जो मेरी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर देगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से मैं हर पल दर्द में तड़पती रहूंगी। 9 साल की छोटी सी उम्र में ही मेरी इज्जत छीन ली जाएगी। मेरे साथ इतना भयानक और घिनौना हादसा होगा कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं सिर उठाकर जिंदगी जीने के काबिल नहीं रहूंगी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खतरनाक दिन था। उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, क्योंकि उस दिन मेरा अंग्रेजी का टेस्ट था और टेस्ट देना बहुत जरूरी था। मम्मी मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थीं। मैं अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। मम्मी का सपना था कि मैं खूब पढ़ लिख कर कुछ बनूं। दूसरी तरफ मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी योजना थी कि जैसे ही मेरे भाई बड़े हों, वे उनके लिए अलग से कोई व्यवसाय शुरू करवाएं। मम्मी पापा चाहते थे कि मेरे दोनों भाई भी कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लें। लेकिन मेरे भाई खेल कूद में इतने मस्त रहते थे कि पढ़ाई की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। हमारी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीत रही थी। उस दिन मेरा टेस्ट था, लेकिन सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिनों से मैं भी अपने भाइयों के साथ खेल कूद में ज्यादा समय बिताने लगी थी। जब मैंने तबीयत खराब होने की बात कहकर स्कूल जाने से मना किया, तो मम्मी को लगा कि मैं खेलने के चक्कर में बहाना बना रही हूँ। उन्होंने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। आमतौर पर सुबह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और दोपहर को मम्मी मुझे लेने आती थीं। लेकिन उस दिन मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुबह ही मुझसे कह दिया था कि आज मैं स्कूल की दूसरी लड़कियों के साथ घर वापस आ जाऊं। वैसे भी हमारा स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ी सी दूरी पर था। आसपास की कई लड़कियां मेरे स्कूल में पढ़ती थीं। मम्मी की बात मानकर मैं स्कूल चली गई। लेकिन ना जाने क्यों उस दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत बेचैन था। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज तो दिया, लेकिन ना मेरी तबीयत ठीक थी, ना ही मेरा पढ़ाई में मन लग रहा था। टेस्ट की कोई तैयारी भी नहीं थी। मैं तो छुट्टी करना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने छुट्टी नहीं करने दी। स्कूल पहुंचकर मैंने टेस्ट में जो कुछ आता था वही लिख दिया, जो नहीं आता था उसे छोड़ दिया। छुट्टी होने के बाद मैं घर की ओर चल पड़ी। मैंने सोचा कि घर पास ही है, मैं अकेले चली जाऊंगी। मेरे साथ चलने वाली सारी लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी थीं। स्कूल के बाहर एक आइसक्रीम का ठेला खड़ा था। मैं वहां रुककर आइसक्रीम खाने लगी। फिर थोड़ी दूर पर एक दुकान पर मुझे एक बहुत सुंदर डायरी दिखी। मैंने वो डायरी भी खरीद ली। इस वजह से मुझे घर पहुंचने में देर हो गई। चलते चलते मैं अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर थी। तभी अचानक एक गाड़ी मेरे पास रुकी। उसमें से कुछ लड़कों ने मुझे जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो 4 लड़के थे और मुझे लग रहा था कि वे नशे में हैं। वे मुझे गाड़ी में बिठाकर ना जाने कहाँ ले जा रहे थे। गाड़ी तेजी से चल रही थी। मैं जोर जोर से चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका हाथ मेरे मुंह पर था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरा स्कूल बैग भी मेरे कंधों से उतार लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मुझे गाड़ी में बिठाया गया तब शायद किसी ने मुझे देखा भी नहीं था, क्योंकि वह रास्ता सुनसान सा था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं मन ही मन मम्मी पापा को याद कर रही थी। मैं चाहती थी कि वे मुझे इन खतरनाक लोगों से बचा लें, लेकिन उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी कहाँ है। वे मुझे कैसे बचा सकते थे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुक गई। उन चारों लड़कों ने एक एक करके गाड़ी से उतरना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे भी गाड़ी से उतारा। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, भैया प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। आप मुझे कहाँ लाए हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। लेकिन वे मेरी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं,
तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी सुंदर हो। बड़ी होने पर ना जाने अपनी खूबसूरती से कितनों को दीवाना करोगी, लेकिन हम अभी तुम्हारी खूबसूरती का मजा लेना चाहते हैं। उस समय मुझे उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। मैं बस फूट फूट कर रो रही थी। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये लड़के 16 से 19 साल की उम्र के थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम नक्श था, बार बार कह रहा था, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, तुम लोग कोई और लड़की ले आओ, मुझे ये बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन बाकी लड़के उसकी बात नहीं मान रहे थे। फिर भी उन्होंने तय कर लिया कि सबसे पहले नक्श ही मेरे साथ गलत काम करेगा। उसके बाद वे मुझे जबरदस्ती उस घर के अंदर ले गए। वह घर खाली पड़ा था। शायद उन लड़कों में से किसी का ही घर था, जहां कोई नहीं रहता था। वे मुझे खींचते हुए एक कमरे में ले गए। सबसे पहले नक्श कमरे में आया। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी रो रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। मैं बार बार कह रही थी, प्लीज भैया मुझे जाने दो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वह नशे में था। उसने मेरे पास आकर जबरदस्ती मेरे साथ गलत हरकत शुरू कर दी। उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं एक मासूम बच्ची थी। इस उम्र में इतना बड़ा सदमा मैं सहन नहीं कर सकी। उस एक दरिंदे ने मेरे साथ अपनी हवस पूरी की। फिर बाकी के 3 लड़के भी कमरे में आए। उन्होंने भी एक एक करके मेरे साथ वही घिनौना काम किया। मैं बेहोश हो गई थी। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरा शरीर चोटों से भर गया था। जब मैं बेहोश थी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आया, मैं बहुत दर्द में थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी जलते हुए बिस्तर पर लिटा दिया हो। दर्द इतना था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे आसपास मेरे घरवाले खड़े थे, मम्मी, पापा और मेरे दोनों भाई। शायद सभी को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। मम्मी बुरी तरह रो रही थीं। पापा की आंखों में भी आंसू साफ दिख रहे थे। अपनी लाडली बेटी को ऐसी हालत में देखकर उनका दिल टूट गया था। मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे अस्पताल नहीं ले जाया गया। हमारे फैमिली डॉक्टर घर पर ही मेरा इलाज कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ एक नर्स भी लाई थी। 2 दिन बाद मैं थोड़ा बोलने की हालत में आई। तब मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? मैं उस हादसे से इतना डर गई थी कि फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी। मैं उस दर्दनाक पल को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। मेरा बचपन जैसे खत्म हो चुका था। मैंने हंसना बोलना छोड़ दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मैंने बताया कि मैं स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में उन लड़कों ने मुझे गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया। फिर मुझे एक बड़े घर में ले गए और वहां मेरे साथ ये सब किया। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्हें तो पहले से पता था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये उन्हें मेरे बताने के बाद ही समझ आया। मम्मी को बहुत पछतावा हुआ। वे सोचने लगीं कि अगर उस दिन वे मुझे स्कूल से लेने आ जातीं या मेरे मना करने पर मुझे स्कूल ना भेजतीं तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मेरा सबसे बड़ा भाई 13 साल का था और दूसरा भाई 11 साल का। फिर भी उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी छोटी बहन के साथ क्या हुआ। मैं एक मासूम बच्ची थी। मेरे घरवालों को डर था कि मेरी इज्जत पर दाग ना लग जाए, इसलिए उन्होंने उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि वे लड़के शायद किसी अमीर परिवार के होंगे। इतनी हिम्मत से ऐसा काम करने वाले अपनी दौलत के दम पर पुलिस से बच सकते हैं। यही सोचकर मेरे घरवालों ने चुप रहना बेहतर समझा। इस तरह मेरे गुनहगारों को कोई सजा नहीं मिली। वे खुलेआम घूमते रहे। धीरे धीरे मैं बरी हुई, लेकिन इस हादसे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे घरवालों ने भले ही कोशिश की कि ये बात लोगों से छिप जाए, लेकिन आसपास के लोगों को सब पता चल गया। जब मैं समय पर घर नहीं पहुंची तो मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे। मम्मी ने पापा देर ऑफिस में फ़ोन कर दिया था। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन मैं घर नहीं लौटी थी। स्कूल की छुट्टी तो दोपहर 1 बजे हो गई थी। मम्मी ने मेरे स्कूल की आसपास की लड़कियों से भी पूछा। उन्होंने बताया कि मैं स्कूल से समय पर निकली थी, लेकिन घर क्यों नहीं पहुंची ये उन्हें नहीं पता। मम्मी और परेशान हो गईं। उन्होंने पापा को फ़ोन किया। पापा ऑफिस से जल्दी घर आए और मुझे ढूंढने लगे। आसपास के कई लोगों और कुछ रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया गया, लेकिन मेरा कोई पता नहीं चला।
मेरी इज्जत लूटने के बाद उन दरिंदों ने मुझे रात के अंधेरे में मेरे स्कूल के गेट पर बुरी हालत में फेंक दिया था। पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत 24 घंटे से पहले नहीं लिखी जा सकती थी। किसी ने पापा को फोन करके बताया कि उनकी बेटी स्कूल के बाहर स्कूल यूनिफॉर्म में गंभीर हालत में पड़ी है। मम्मी पापा घबरा गए और मुझे लेने पहुंचे। जब उन्होंने मुझे स्कूल के गेट पर उस हालत में देखा, उनके होश उड़ गए। मम्मी समझ गई थीं कि मेरे साथ क्या हुआ। पापा उसी वक्त पुलिस में शिकायत करने जाना चाहते थे, लेकिन मम्मी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपनी बेटी का इलाज करवाना है। कामत मम्मी ने पापा को अस्पताल ले जाने से भी मना कर दिया। उनका कहना था कि हमें बेटी का इलाज घर पर ही करवाना चाहिए, वरना हमारी बेटी बदनाम हो सकती है। बेटी की इज्जत और उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था, इसलिए ना तो मेरा इलाज अस्पताल में हुआ, ना ही उन दरिंदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई। मम्मी पापा को लगता था कि ऐसा करने से मैं सिर उठाकर जिंदगी जी सकूंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छे से जानती है। मैं धीरे धीरे ठीक तो हो गई। समय के साथ मेरे शरीर के जख्म भर गए, लेकिन मेरे दिल और मेरी इज्जत पर जो दाग लगा, वो शायद पूरी जिंदगी नहीं मिट सकता। उस भयानक दिन के बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई। मेरे दिल से जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। फिर भी मैं जैसे तैसे एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। बचपन से जवानी तक का ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लोगों की बातों और उनके तानों के डर से मैंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। आसपास के लोग और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे साथ हुए उस हादसे के बारे में अच्छी तरह जानते थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर फैलाने के लिए बस एक इशारा ही काफ़ी होता है। बड़ी तक कम नहीं था। मेरे साथ तो इतना बड़ा हादसा हो चुका था। इस वजह से मेरे परिवार को हर तरफ से ताने सुनने पड़े। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी हमारे घर आ गई थी। मैं अपने भाई की शादी में शामिल नहीं हुई थी। भाभी दूसरे शहर से थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे शहर में जब भी पापा मेरे भाई के लिए कोई रिश्ता देखने जाते थे, लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता था। मेरी वजह से मेरे भाई का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। इस बात को छुपाने के लिए मम्मी ने दूसरे शहर की एक लड़की को भाई के लिए पसंद किया और इस तरह भाभी हमारे घर आईं। भाई और भाभी अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन मैं अभी भी घर में ही रहती थी। समय और हालात ने मुझे बहुत परेशान किया। कुछ लोगों की बातें मुझसे सहन नहीं होती थीं। हमारे घर आने वाले मेहमान किसी न किसी बहाने मुझे ताना मार देते थे। इस वजह से मैं अपने बचपन के उस दर्दनाक हादसे को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाई। लोग बार बार मुझे याद दिला देते थे कि मेरे बचपन में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। फिर एक दिन पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे छोटे भाई को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। वह वहीं स्थायी रूप से रहने लगा। वह अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और कभी कभी फ़ोन पर हमसे बात कर लिया करता था। मम्मी को अपने बेटों पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। मेरा छोटा भाई गलत दोस्तों की संगत में पड़ चुका था। वह भूल गया था कि वह एक संस्कारी परिवार का बेटा है। कुछ समय बाद पता चला कि छोटे भाई ने भी अपनी पसंद की लड़की से दूसरे शहर में शादी कर ली। उसने साफ कह दिया कि वह अब हमारे साथ नहीं रहेगा। बड़ी भाभी से भी आखिर मेरी बात कैसे छुप सकती थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके पति की बहन के साथ बचपन में उसकी इज्जत छीन ली गई थी। इसके बाद भाभी ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वह चाहती थीं कि मैं, जिसे वे चरित्रहीन समझती थीं, इस घर में ना रहूं। वे जल्द से जल्द मेरी शादी कहीं और करवाना चाहती थीं। भाभी मुझे हर बात पर ताने देती थीं। अब घर में सिर्फ मैं, भाई, भाभी और मम्मी रह गए थे। मम्मी सब कुछ जानती थीं, लेकिन भाभी से कुछ कह नहीं पाती थीं। भाई भी भाभी का साथ देते थे। वे भाभी से कुछ नहीं कहते थे, बल्कि वे मम्मी से कहते थे, जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कहीं कर दो। इसके साथ बचपन में जो हुआ उसका असर हमारी जिंदगी पर पहले ही बहुत पड़ चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी और मुश्किल हो। इसकी शादी करो और इसे इतनी दूर भेज दो कि इसका साया भी हम पर ना पड़े। मम्मी ने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की। वे कहती थीं, ये तुम्हारी बहन है, इसने कोई गलती नहीं की, इसके साथ गलत हुआ था। लेकिन भाई कहते, इसके साथ गलत हुआ तो इसमें हमारा क्या कसूर? सारा जमाना हमें इसके कारण बुरा भला कहता है। अब इसकी शादी कर दो, हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती थी। मैं उनसे कहती, अगर उस दिन आपने मेरे गुनहगारों को सजा दिलवा दी होती तो शायद आज मुझे लोगों की बातें सुनकर इतना दुख न सहना पड़ता। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वे सिर उठाकर जी रहे हैं और मैं सिर छुपाकर इस घर में रहती हूँ। मम्मी रोते हुए कहती थीं, मुझे माफ कर दो बेटी, बेटियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। उस समय मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी पर और बुरा असर पड़े, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा वो बीता हुआ कल तुम्हारे भविष्य पर इतना भारी पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, तुम अपनी ससुराल में खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पहले ही लोगों की बहुत सारी बातें सुन चुकी हूं। अब मैं नहीं चाहती कि ससुराल में भी लोगों की गलत बातों का शिकार बनूं। मम्मी कहती थीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी ऐसे परिवार में करूंगी जो तुम्हें अपनी हथेली के मोती की तरह रखे। जब से भाभी को मेरे बारे में सच पता चला, उन्होंने मुझे घर की नौकरानी बना दिया। वे सारा दिन आराम करती थीं और सारा काम मुझे करना पड़ता था। मम्मी बीमार रहती थीं, इसलिए मुझे उनका भी ख्याल रखना होता था। भाई तो जैसे भाभी के इशारों पर चलने लगे थे। छोटे भाई को हमारी कोई परवाह ही नहीं थी। उसका भी यही कहना था कि उसने अपनी बहन की वजह से चुपके से शादी की, वरना उसके रिश्ते में भी मेरी वजह से बार बार रुकावट आती। मैं सबकी बातें चुपचाप सुनती और सब्र करती। आखिर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पापा इस दुनिया में नहीं थे, मैं और मम्मी भाई के ही सहारे जी रहे थे। एक दिन भाभी ने भाई को मेरे लिए एक रिश्ते की बात बताई। उन्होंने भाई को उस लड़के की तस्वीर भी दिखाई। भाई ने मम्मी को वह तस्वीर दिखाई। उस समय मैं भी कमरे में थी। मम्मी ने तस्वीर देखकर चुप्पी साध ली। जब मैंने तस्वीर देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई जवान लड़का नहीं था, बल्कि 35 साल का एक आदमी था। मैं 22 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं इतनी उम्र के आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने पहले ही जिंदगी में इतना दुख सहा था, अब मुझ में और कुछ सहने की हिम्मत नहीं थी। मैं तस्वीर देखकर रोने लगी। मैंने भाई से कहा, भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये आदमी बहुत बड़ा है। भाई ने कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता भी आया। तुम्हारी इज्जत की बातें इतनी दूर तक फैल चुकी हैं कि कोई तुम्हें अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं है। अपनी भाभी का शुक्रिया मानो जिन्होंने ये रिश्ता ढूंढा। ये आदमी गांव का है, अच्छा कमाता है। हमने उन्हें तुम्हारी तस्वीर भेज दी थी, तुम उन्हें पसंद आ गई हो। वे अगले हफ्ते साधारण तरीके से शादी करने आ रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा भाई होकर तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। मैंने यहां तुम्हारे लिए कई रिश्ते ढूंढे, लेकिन कोई तुम्हें अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं हुआ। अब ये एकमात्र आदमी है जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाने को तैयार है। चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ, अगले हफ्ते बारात आ जाएगी। भाई ये कहकर कमरे से चले गए। मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरी शादी इतनी उम्र के आदमी से हो रही है? मम्मी ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई सही कह रहा है, यहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैंने भी कई लोगों से तुम्हारे रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह तुम्हारा वो काला अतीत तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है। इस आदमी से शादी करो, ये तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता। ये तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा। अगर हम तुम्हारी शादी किसी जवान लड़के से कर दें और उसे तुम्हारा अतीत पता चल जाए तो वो तुम्हें सारी जिंदगी ताने देगा। हो सकता है शादी की पहली रात ही तुम्हें छोड़ दे। इसलिए मैं कहती हूं, इस आदमी से शादी कर लो। ये उम्र में बड़ा है, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की पाकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मेरी बात मानो, इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहां पल पल मरते नहीं देख सकती। भाभी ने तुम्हें नौकरानी बना रखा है, तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है। अब मैं नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी लोगों की बातें सुनती रहो। मम्मी की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मैंने सोच लिया कि जो हो रहा है होने दो। भाई और भाभी की मर्जी से मैंने चुपचाप शादी कर ली। मम्मी से अलग होने का मुझे बहुत दुख था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मम्मी ने मुझे विदा करते वक्त कहा, बेटी अपने ससुराल में अपने इस राज को कभी खुलने मत देना। जितना हो सके इसे छुपाओ। अगर ये बात तुम्हारी ससुराल तक पहुंच गई तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भला कौन अपनी जिंदगी को जानबूझकर मुश्किल में डालना चाहता है? उस समय भी मेरा कोई कसूर नहीं था, जब मैं मासूम बच्ची थी। खैर, मेरी शादी किसी तरह हो गई। मैं विदा होकर अपने 35 साल के पति की पत्नी बन गई।
ससुराल में मेरा बहुत सम्मान के साथ स्वागत हुआ। मेरी सास बार बार कह रही थी, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे को इतनी सुंदर और अच्छी बहू मिली। वे मुझे बहुत प्यार कर रही थीं। मेरे ससुराल में मेरे पति और सास के अलावा कोई नहीं था। सुना था कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पति की 2 बहनें थीं, जो अपनी अपनी ससुराल में थीं। मेरे पति के 3 छोटे भाई भी थे, जिनकी शादी कई साल पहले हो चुकी थी। मेरा पति अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था। ना जाने उसने अपनी शादी में इतनी देर क्यों की। सास ने मुझे अच्छे से सजाकर मेरे पति के कमरे में बिठा दिया। मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब मेरे पति कमरे में आए, उन्होंने मुझे देखते ही मेरी खूबसूरती की तारीफ शुरू कर दी। वे बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत और कम उम्र की लड़की मिली, वरना मुझे लगता था कि मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। मेरी उम्र इतनी हो चुकी थी कि कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरा पति अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे डर था कि अगर उन्हें मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। मैंने सुना था कि शादी की पहली रात को ही सब कुछ पता चल जाता है। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को मेरे बारे में कुछ ना पता चले, और अगर पता भी चले तो वे मुझे माफ कर दें। मैं अब और मुश्किलें सहन नहीं कर सकती थी। बातें करते करते मेरा पति मेरे करीब आने लगा। फिर ना जाने उनके दिमाग में क्या आया, वे मुझसे दूर हो गए। उन्होंने कहा, अनिता, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। मुझे ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी किसी गलतफहमी में शुरू हो। हम अपनी नई जिंदगी प्यार और सच्चाई के साथ शुरू करें। झूठ पर कोई रिश्ता टिकता नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। ना जाने वे कौन सा सच बताने वाले थे। उनकी आंखों में अचानक आंसू आ गए थे। मैं इस बात से परेशान नहीं थी कि वे मुझे अपनी जिंदगी का कोई सच बताने जा रहे थे। मुझे डर इस बात का था कि अगर वे मुझे अपना सच बताएंगे तो बदले में मुझसे भी मेरी जिंदगी का सच पूछ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं इस सोच में डूबी थी कि मेरे पति ने कहा, क्या तुम जानना चाहोगी कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं? मैं चुप रही। फिर वे बोले, मुझे डर है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मुझे तो अपना ही डर सता रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद वे मुझे छोड़ देंगे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, आप बेफिक्र होकर मुझे अपने बारे में बता सकते हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने मुझसे इस बात का वादा लिया। मैंने भी जल्दी से उन्हें भरोसा दिला दिया कि वे मुझे अपनी सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन उनकी बात सुनने से ज्यादा मुझे अपने लिए डर लग रहा था। फिर मेरे पति ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गांव से शहर के कॉलेज में पढ़ने भेजा था। वहां मैं कुछ बिगड़े हुए लड़कों की संगत में आ गया। वे मुझे सिगरेट पिलाते थे, जुआ खेलने के लिए उकसाते थे। खाली समय में हम यही सब करते थे। मैं पूरी तरह बिगड़ गया था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। एक दिन हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी खत्म होने के बाद हम दोस्तों ने अपनी अलग पार्टी रखी। हमने खूब शराब पी, फिर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगे। तभी मेरे एक दोस्त की नज़र स्कूल से निकल रही एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वह सिर्फ 9 साल की थी। हम दोस्तों ने योजना बनाई कि इस बच्ची को अगवा करके इसके साथ गलत काम करें। मैं भी इस गुनाह में पूरी तरह शामिल था। हमने उस बच्ची को रास्ते से उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। उसे मेरे एक दोस्त के खाली पड़े घर में ले गए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि सबसे पहले मैं इस बच्ची का फायदा उठाऊंगा, तुम लोग अपने लिए कोई और इंतजाम करो। मेरे दोस्तों ने कहा कि वे दूसरा इंतजाम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पहले मौका दे सकते हैं। वह मासूम बच्ची बुरी तरह रो रही थी। वह गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई। मैं उसे कमरे में ले गया। सबसे पहले मैंने उसकी इज्जत लूटी, फिर मेरे दोस्तों ने भी वही किया। जब वह बच्ची बेहोश हो गई तो हमने उसे आधी रात को उसी स्कूल के गेट पर फेंक दिया ताकि कोई हमें देख ना सके। हम नशे में थे। इसके बाद हम अपने घर चले गए। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। सुबह जब मेरा नशा उतरा तो मैं ट्रेन से अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचने पर पता चला कि मेरी बहन की इज्जत के साथ भी किसी ने खिलवाड़ किया है। मेरी बहन जिस लड़के से प्यार करती थी, उसी ने उसका फायदा उठाया था। वह शादी से इनकार कर रहा था। मेरी बहन बहुत दुखी थी। उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी।
बड़ी मुश्किल से हमने उस लड़के से मेरी बहन की शादी करवाई। गांव के बड़े लोगों को इकट्ठा किया। पंचायत हुई। पंचायत ने फैसला किया कि मेरी बहन की शादी उसी लड़के से होनी चाहिए जिसने उसकी इज्जत लूटी। इससे गांव में मेरी बहन की बहुत बेइज्जती हुई। मेरी भी बेइज्जती हुई क्योंकि मैं उसका भाई था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस बच्ची की इज्जत मैंने और मेरे दोस्तों ने लूटी थी, उसके साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा। मेरे दोस्तों को शायद इसका एहसास ना हुआ हो, लेकिन मुझे इसका पूरा एहसास था। मेरी बहन पर जो बीत रही थी शायद मेरी वजह से ही हुआ। मैंने किसी की बेटी की इज्जत लूटी थी, वह भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, एक मासूम बच्ची थी। हमने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। हमें लगा कि वह छोटी है, कुछ जानती नहीं। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नशे में हमें कुछ सूझा नहीं। आज उस बात को 13 साल हो गए। हर रात मेरे सपनों में उस मासूम बच्ची का चेहरा घूमता है। वह मेरे सामने बिलख बिलख कर रो रही थी। वह कह रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास भेज दो। लेकिन मैंने उस पर दया नहीं की। अगर उस दिन मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया होता और उसे अपने दोस्तों से बचा लिया होता, तो शायद मेरी बहन के साथ भी ऐसा नहीं होता। मैं उस दिन से आज तक रो रो कर उस बच्ची से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं इतने सालों तक इसलिए कुंवारा रहा क्योंकि मैं एक मासूम लड़की का गुनहगार हूँ। मैं सोचता था कि अगर मैंने शादी कर ली तो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आएगी, वह एक ऐसे इंसान की पत्नी बनेगी जिसने एक छोटी सी बच्ची की इज्जत लूट ली थी। मुझे डर था कि मेरी इस गलती की सज़ा मेरी बहन को जिस तरह मिली, कहीं वही सज़ा मेरी औलाद को न झेलनी पड़े। इसीलिए मैं शादी से डरता था। मैंने अपने सारे छोटे भाई बहनों की एक एक करके शादी करवा दी, लेकिन अपनी शादी नहीं की। मैंने अपने परिवार से भी इस बात को हमेशा छुपाए रखा, क्योंकि मैं उनका सामना नहीं कर सकता था। अब मेरे सारे भाई शादी करके अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। मेरी बहनें भी अपनी ससुराल में खुश हैं। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अब मुझे अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि मैं भी शादी कर लूं। वे मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती थीं। माँ की इस ख्वाहिश के लिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया। माँ की शुरू से यही चाहत थी कि मेरी पत्नी सुंदर और कम उम्र की हो, लेकिन मेरी गलतियों को देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कोई अच्छी पत्नी मिल सकती है। मैंने इसी वजह से अपनी जवानी निकाल दी। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। अगर वो लड़की आज मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मैं अपनी उस गलती पर सारी जिंदगी शर्मिंदा रहा हूँ। उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आता है, मुझे चैन नहीं लेने देता। मेरे पति अपनी बात कहकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। मैं उनसे तलाक मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरे पति, जो सिर झुकाकर रो रहे थे, अचानक चौंक गए। उन्होंने सिर उठाया और बोले, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो तुमसे पहले ही वादा लिया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैंने हमारी जिंदगी की नई शुरुआत से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, जिस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की थी वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं ही वह लड़की थी जो स्कूल से घर जा रही थी। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से ही मेरी तुमसे शादी हुई। मेरे अतीत की वजह से कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। तुम्हारा रिश्ता आया तो मेरे घरवालों ने सोचा कि तुम मुझे खुश रखोगे और मेरे बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी वजह से खुशियां नहीं देखी। मैं हंसना बोलना भूल गई थी। तुम्हारी वजह से मुझे इतने जुल्म सहने पड़े। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। मेरा बदला तुमसे जरूर लिया जाएगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से मैं सारी जिंदगी अपने घर में कैद रही। मैंने तुम्हारे कारण कितना दुख सहा। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी।
मेरा पति मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। वह बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे दोस्तों की जितनी गलती थी उससे कहीं ज्यादा मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। आज भगवान ने मुझे मेरी गलती की माफी का मौका दिया। तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर उसने मुझे तुमसे माफी मांगने का अवसर दिया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे माफ कर दो। वह बार बार तड़प तड़प कर रो रहा था और मुझसे माफी मांग रहा था। हमारी पूरी रात इसी तरह बीत गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन कह रहा था कि मैं इस इंसान को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन वह बार बार कह रहा था, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मुझे सारी जिंदगी सुकून नहीं मिला। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी बाकी जिंदगी भी बेचैनी में बीतेगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। उसने कहा, मुझसे जो गलती हुई वह जवानी के जोश में हुई, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो तुम खुशी खुशी मेरा घर छोड़कर चली जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो और मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं बार बार उसे कोस रही थी, लेकिन आखिर में तंग आकर मैंने उसे माफ कर दिया। कहते हैं ये ना, अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी में कोई जोखिम नहीं लूंगी। अगर मेरे पति ने मुझे कभी तकलीफ दी तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। इस तरह मैंने अपने पति को माफ कर दिया। इसके बाद हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे दिल में उनके लिए जो नफरत थी वह खत्म हो गई। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। इस घर में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पति ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊं या उनसे कोई शिकायत करूं। आज भी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरी शादी नक्श के अलावा किसी और से हुई होती तो शायद मैं उतनी खुश नहीं रह पाती जितनी मैं आज अपने पति के साथ हूं। कभी कभी किसी गलती करने वाले को माफ करने से हमें भी सबक मिलता है। मेरी माफी की वजह से मेरा पति इतना सुधर गया कि उसने दोबारा गलती करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे पसंद करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।